शालिनी को पता नहीं था कि उसकी सास घरेलू नहीं, बहुत ज्यादा ही घरेलू है। रोटी सब्जी तक तो ठीक था, पर उसकी सास मालती उसे अचार डालने के लिए कह देगी, ये शालिनी ने नहीं सोचा था, क्योंकि शालिनी ने तो कभी अचार डाला ही नहीं था। शादी से पहले शालिनी के घर बाजार के अचार आते थे, इस वजह से शालिनी ने कभी अपने घर में अचार डालते हुए देखे ही नहीं। मम्मी, अब मैं क्या करूं? माँ जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है कि उन्हें मेरे हाथ का ही आम का अचार खाना है। तू तो जानती है शालिनी, मैंने तो आम का अचार कभी नहीं डाला, मेरे हाथ का रुकता ही नहीं था, इसीलिए मैं तो पड़ोस में से डलवा लेती थी या फिर बाजार का मंगवा लेती थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं तेरे को बाजार से डलवा कर दूंगी तो तेरी सास को पता चल जाएगा। नहीं मम्मी, सासू माँ बेकार में बोलेंगी कि मैंने आपको बता दिया। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो मैं रखती हूँ, माँ जी बुला रही हैं। शालिनी बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। ये अचार के आम आए हुए हैं, इन्हें धोकर धूप में सुखा लो, उसके बाद मसाले तुम देख लो किस हिसाब से डालने हैं। 20 किलो आम का अचार डालना है। और ध्यान रहे, हमारे घर में रिवाज है, नई बहू जब आम का अचार डालती है तो रिश्तेदारों में भी भेजा जाता है। तुम्हारे आम के अचार को सारे रिश्तेदार खाएंगे, सारी बिरादरी में तुम्हारे हाथों के आम के अचार की तारीफ होनी चाहिए। हमारे घरों में भी रिश्तेदारी की सारी नई बहुओं के हाथ का आम का अचार आता है। बहुत ही स्वादिष्ट अचार डालती हैं सारी बहुएं। मैं चाहती हूँ मेरी बहू भी सबके सामने तारीफ की पात्र बने, इसलिए अचार बहुत ही स्वादिष्ट डालना। जी माँ जी। चलो, अब अचार तो तुम शाम को ही डालोगी, अभी सुबह सुबह धूप में सुखा लो। मुझे जेठानी जी के घर जाना है, उनके घर अगले हफ्ते सत्यनारायण की पूजा है, तो वो मेरे साथ बाजार जाएंगी। मुझे आने में शाम हो जाएगी, तब तक तुम अचार डालकर रख लेना। शालिनी की सास मालती अपनी जेठानी के घर चली जाती है, पर शालिनी का दिमाग घूम रहा था। 20 किलो आम देखकर वो घबरा गई। अगर मुझे आम का अचार डालना आता होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, पर मैं आम का अचार तो क्या, एक कप चाय बनाने के लिए भी माँ की तरफ देखता हूँ। मुझे तो रसोई का कोई काम आता ही नहीं। काश मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता। सुबह से दोपहर हो गई। शालिनी ने आम धोकर सुखा तो लिए थे, पर अब वो इन आम की फाकों का क्या करे उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था, और फिर वहीं बैठ जाती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शालिनी को डर था कि कहीं उसकी सास वापस आ गई और उसने अभी तक अचार नहीं डाला हुआ देखा तो वो उस पर गुस्सा करेगी। इसी वजह से शालिनी का दिमाग बहुत खराब हो रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी ने मुझे ये अचार बोल दिया है, अब इन कटे आम का करना क्या है? मैं तो फोन में कोई वीडियो देखकर रेसिपी सीखकर भी नहीं बना सकती ना। अब ये नहीं पता कि सही तरीके के आम का अचार बनाने का तरीका मुझे किसी वीडियो में मिलेगा भी या नहीं। कहीं मैंने गलती से कोई और अचार डाल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शालिनी अभी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अचार डालने की तैयारी चल रही है बहू? अरे अचार के लिए कलौंजी मंगवाई थी, तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? बाबूजी, माँ जी ताऊ जी के घर गई हैं। माँ जी मुझे बोलकर गई थी कि आप कलौंजी लाओगे तो मैं आपसे ले लूं। ये लो, वैसे बाकी अचार के सारे मसाले निकाल लिए, नाप सही रखना, कोई भी मसाला कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। आम के अचार में मसाले की सही मात्रा डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आम का अचार खराब हो जाता है। बाबूजी, आपको आम का अचार डालना आता है? हाँ, मुझे आम का अचार डालना आता है। तुम्हें तुम्हारी सास ने नहीं बताया? जब मालती इस घर में ब्याह कर आई थी तो मेरी माँ ने उसे अचार डालने के लिए बोला था, पर मालती ने मुझे बताया कि उसके हाथ का अचार रुकता नहीं है। ये बात हम दोनों ने छुपा ली, हमने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि रवि को भी ये बात नहीं पता। वो तो आज तुमने मेरे से पूछ लिया तो मैंने तुम्हें ये राज की बात बता दी। सच बाबूजी, आपको आम का अचार डालना आता है तो प्लीज आप ये वाला भी डाल दो। मुझे आम का अचार कैसे डालते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसी वजह से परेशान हो रही हूँ। और रवि को तो आप जानते हो, वो तो इन कामों से बिल्कुल दूर रहते हैं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बाबूजी प्लीज आप मेरी इसमें हेल्प कर दो। बस इतनी सी बात? लाओ, फटाफट से मुझे मसाले दे दो, मैं मिनटों में अचार डाल दूंगा। अरे वाह पापा, आप आम का अचार डाल रहे हो? बेटा, अब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो तुम भी जान लो। जो हर साल उंगलियां चाट चाट कर आम का अचार खाते हो ना, वो मैं ही डालता हूँ, पर सारा क्रेडिट तुम्हारी माँ ले जाती है, रिश्तेदारी में अपना नाम बनाने के लिए। शालिनी के ससुर अभी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे और अचार डालना अभी रह गया था। तभी मालती आ जाती है।
और जैसे ही वो अपने पति को अचार डालते हुए देखती है वो गुस्से में आ जाती है। बाबूजी, माँ जी आ गई, गुस्सा करेंगी। अरे नहीं नहीं बहू, डरो नहीं, मालती कुछ नहीं कहेगी। शालिनी, मैं तो अचार तुम्हें बोलकर गई थी ना कि हमारे यहाँ नई बहू अचार डालती है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आप अचार क्यों डाल रहे हो? आप हटो, अचार शालिनी बहू के हाथ से डलेगा। तुम्हें एक काम बोला था बहू, वो काम भी तुमसे नहीं हुआ। थोड़ा तो बड़ों का सम्मान करना सीखो। तुम नई बहू हो इस घर की, तुम मेरी बात को अनदेखा कैसे कर सकती हो? पता नहीं आगे चलकर तुम क्या करोगी। अगर तुमने मेरी बात पर अभी गौर नहीं किया, या ये कहो कि तुमने मेरा अपमान किया है और ये तुम चाहती थी। बस भी करो मालती, पहले सच तो जान लो, तुम इतनी देर से बोले जा रही हो। शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती है। माँ, शालिनी को आम का अचार डालना नहीं आता। उसने अपने घर में कभी भी आम का अचार नहीं डाला। पहले एक बार शालिनी से पूछ तो लेते, आपने उसको आते से ही डांटना शुरू कर दिया। मालती, तुम ये सब बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे हाथों का अचार नहीं रुकता। शुरू शुरू में जब तुम नई नई शादी होकर आई थी तो तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई थी कि तुम्हारे घर में सबके हाथ का अचार रुक जाता था, पर तुम्हारे हाथ का नहीं रुकता था। इसलिए तुमने चोरी छुपे मुझे अचार डालने के लिए बोला था। और तब से लेकर आज तक इतने साल हो गए हमारी शादी को, हर साल आम का अचार मैं ही डालता हूं। इसी तरह शालिनी बहू को भी समझो। अगर उसे अचार डालना नहीं आता तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। और क्या पता शालिनी बहू अच्छा अचार डालना सीख जाए और अब से यही अचार डाले और तुम्हें अपनी बहू के हाथों का अचार खाने को मिल जाए। शालिनी बहू के हाथ का अचार जरूर रुकेगा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। और मैं शालिनी बहू को अचार डालना सिखाऊंगा। क्या तुमने इसमें मेरा साथ देना है या अभी भी अकड़ में रहना है? आप ठीक कह रहे हो, मुझे बहू को समझना चाहिए था। आई एम सॉरी शालिनी, मुझे माफ कर दो। माँ जी प्लीज आप सॉरी मत बोलो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आप मेरे हाथ का ही अचार खाओगे। मैं बाबूजी से अचार बनाना सीखूंगी। शालिनी अपनी सास के गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपने ससुर से आम का अचार डालना सीखती है और खुद अपने हाथों से आम का अचार डालती है, और वो भी बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। शालिनी के हाथों के आम के अचार की घर में सब बहुत तारीफ करते हैं। और रोहित, सब कुछ कैसा चल रहा है फैक्ट्री में? बढ़िया चल रहा है पापा। और वो बेंगलोर वाली डील का क्या हुआ? बस पापा, क्लाइंट के साथ कल मीटिंग है, उन्हें माल पसंद आ गया तो फिर ऑर्डर पक्का समझिए। वैसे एक राय दूं बेटा, क्लाइंट को सबसे पहले अपना बेस्ट प्रोडक्ट मत दिखाना, बल्कि उसे यह कहो कि उसके लिए तुम्हारे पास कुछ खास है जो तुमने अभी अभी नया बनाया है। तुम्हें अपने हर क्लाइंट को स्पेशल फील करवाना चाहिए। अच्छा, वैसे क्या ये ट्रिक सच में काम करती है पापा? हाँ बिल्कुल। तुम क्लाइंट से कहना कि उसके ब्रांड के हिसाब से माल तुमने अभी अभी ही लॉन्च किया है, जिससे उसके ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी। फिर देखना, क्लाइंट पीछे हट ही नहीं सकता। मान गया पापा आपको। अब मैं समझा कि बिना एमबीए या कोई प्रोफेशनल कोर्स किए सिर्फ एक मामूली से ठेले से शुरुआत करके इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे खड़ी कर दी। ओफो, अगर आप दोनों की ये बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई हो तो नाश्ता कर लें। अरे हाँ, मिनिस्टर साहब का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। लाओ भाई रामू, जल्दी से नाश्ता लगा दो भाई। लक्ष्मण के इतना कहते ही घर का नौकर रामू झट से खाने की मेज पर नाश्ता लगाने लगा। एक बड़े शहर में ये सेठ लक्ष्मण शर्मा का बड़ा सा घर था। परिवार में उनकी पत्नी विमला और इकलौता बेटा रोहित थे। रोहित भी अपने पापा की तरह बहुत मेहनती और जुनूनी था। पढ़ाई पूरे होते ही उसने अपने पापा की फैक्ट्री संभाल ली थी। फिर उसी शाम, साहब आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या हुआ बताओ। साहब, बहन की शादी है तो अगर इस बार पगार एडवांस मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ, क्यों नहीं। रुको, ये लो अपनी एडवांस पगार, और ये एक्स्ट्रा 20,000 रुपए भी रखो, हमारी तरफ से गुड़िया को दे देना। साहब, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान हमेशा आपको और आपके परिवार को खुश रखे। अगर ऐसा है तो जाओ बढ़िया से पकौड़े बना लाओ यार, देखना सब कैसे खुश हो जाएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर रामू हंसता हुआ रसोई में चला गया और उसी वक्त रोहित घर में दाखिल हुआ। पापा कहाँ हैं आप? अरे क्या हो गया बरखुरदार, बड़े खुश लग रहे हो। पापा आपकी ट्रिक काम कर गई, वो बेंगलोर वाली डील फाइनल हो गई। अरे वाह, शाबाश। अब एक काम करो, इस डील के बाद अब कोई नई डील नहीं तुम्हारी शादी तक, समझे। बेचारी नैना शादी का इंतजार कर रही है और तुम हो कि बस सारा वक्त बिजनेस में ही लगा देते हो। ऐसा नहीं होता है यार,
हाँ और नहीं तो क्या, मैं तो कह कह कर थक गई मगर मेरी सुनता कहाँ है। अच्छा अच्छा ठीक है, बताइए कब करनी है शादी? नैना लक्ष्मण के दोस्त केशव की बेटी थी। दरअसल केशव और लक्ष्मण जिगरी यार थे। वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और शहर आकर दोनों ने अपना काम धंधा शुरू किया और दोनों ही तरक्की करते चले गए। जब नैना छोटी थी तभी लक्ष्मण ने रोहित के लिए उसका हाथ मांग लिया था और नैना के पापा केशव और माँ जानकी ने भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। और फिर उसी शाम नैना के घर पर अरे सुनो, वो लक्ष्मण भाई साहब का फोन आया था। अच्छा, क्या बोले वो? उन्होंने बताया कि रोहित शादी के लिए तैयार है। पापा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। देखो बेटा, कितनी बार कहा है मैंने, तुम्हारी शादी रोहित के साथ ही होगी। और पहले तो तुम्हें भी रोहित पसंद था, तो अब अचानक क्या हो गया भाई? पहले की बात अलग थी पापा, अब आप लक्ष्मण अंकल से ज्यादा कामयाब हैं। आपके पास दो दो फैक्ट्रियां हैं। आपको मेरी शादी उनसे ज्यादा अमीर घर में करनी चाहिए। गलत बात नैना, लक्ष्मण भाई साहब के घर में भगवान का दिया सब कुछ है। बहुत भला परिवार है उनका। तुम हमेशा खुश रहोगी वहां। नैना अपने पापा से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। लालची नैना को अब रोहित में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने पापा के सामने उसकी नहीं चली और कुछ ही महीनों के बाद रोहित और नैना की शादी हो गई। इस शादी से सब खुश थे। रोहित को भी नैना पसंद थी और वो हर वक्त उसे खुश रखने की कोशिश करता रहता था, पर नैना हमेशा मुंह फुलाए ही रहती और बात बात पर मायके वापस चले जाने की धमकी देने लगती। फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। What is this रोहित? ये भी कोई गिफ्ट है? ये गोल्ड रिंग तो मेरे पापा अपने यहाँ काम करने वाले लोगों में बांट देते हैं, और तुम हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी में मुझे ये बेकार सी रिंग दे रहे हो। अरे इससे बढ़िया गिफ्ट तो मुझे पापा यूं ही दे दिया करते थे, बिना किसी ओकेजन के। ये कहकर नैना ने रोहित की दी हुई सोने की अंगूठी वहीं पटक दी और गुस्से में वहां से चली गई। फिर शाम को उसे मनाने के लिए उसकी सास विमला उसके पास गई। तुम गुस्सा मत करो नैना। अच्छा ये लो, ये कश्मीर की फ्लाइट्स की टिकट है, तुम दोनों जाओ और घूम कर आओ। अब तो खुश? मम्मी, मेरी फ्रेंड्स पेरिस घूम रही हैं, एलए घूम रही हैं और मैं कश्मीर जाऊंगी। ओह गॉड, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड्स को? किन गरीबों के घर भेज दिया मुझे पापा ने। सच में आप लोगों का स्टेटस बहुत ही लो है। नैना बस एक शब्द और मत कहना वरना। रोहित नैना की बात सुनकर बहुत गुस्से में था। रोहित का इस तरह से चिल्लाना नैना से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसी वक्त अपने कपड़े पैक करने लगी। विमला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर नैना घर छोड़कर सीधा अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही जानकी ने अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत खुश हुई और फिर, अजी देखिए नैना आई है। पर दामाद जी कहाँ है बेटा? मैं उसे छोड़ आई मम्मी। उस फटीचर परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर वापस आ गई हूं मैं। वो लोग मेरे साथ खड़े रहने लायक भी नहीं है मम्मी। मैंने तो पहले ही कहा था पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब बस, अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकती। आई डिजर्व मच बेटर। जिन्हें तू फटीचर कह रही है उनकी दिलेरी के बारे में कुछ नहीं जानती तू। बेवकूफ लड़की, तेरे पापा और मैं तुझे गोद में लेकर शहर आए थे क्योंकि हमारे गांव में सूखा पड़ गया था। तब लक्ष्मण भाई साहब ही वो मसीहा थे जिन्होंने हमें रहने का ठिकाना दिया और तुम्हारे पापा को अपनी फैक्ट्री में सीधा मैनेजर बना दिया। तुम्हारे पापा ने अपनी अलग फैक्ट्री डालने की बात की, तब भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की, काम सिखाया, और फिर जब एक बार हमारी फैक्ट्री घाटे में गई तब भी उन्होंने हमें मुसीबत से उबारा। अरे नालायक, तेरी पढ़ाई का खर्चा भी कई सालों तक उन्होंने ही उठाया, ये कहकर कि तू उनकी अमानत है हमारे पास। रहने दो विमला, गलती हमारी ही है। हमारी परवरिश में ही जरूर कोई खोट रहा होगा जो ये उस स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर आ गई। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई पापा। मम्मी मम्मी मैं वापस जाऊंगी अभी के अभी। सच जानने के बाद नैना बहुत शर्मिंदा थी। वो अपने ससुराल जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़ी तो उसने देखा कि रोहित की कार वहां खड़ी थी, जिसमें से रोहित और उसके माता पिता बाहर उतरे। और फिर, अब केशव भाई माफ करना, नैना बिटिया को नाराज कर दिया हमने, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनते ही नैना अपने सास ससुर के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, गलती मुझसे हुई है पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब से मेरा ससुराल ही मेरा घर है और मैं एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। नैना पूरी तरह से बदल गई थी और उसमें ये बदलाव देखकर सबसे ज्यादा खुश रोहित था, क्योंकि अब उसे रोज रोज की धमकियों से छुटकारा जो मिल गया था।